हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा हरे कृष्णा। आज इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और दूसरा है मार्केट वैल्यू एडेड। ठीक है सर, वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, दूसरा हम लोग फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे और तीसरा हम लोग इस पे टोटल 10 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के सोर्सेज से जो है वो हम लोग सभी के सभी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग आ जाओ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पे, जिसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, EVA। अब आप सिर्फ वर्डिंग्स पे फोकस करो, देखो आपको क्या समझ में आता है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, सर वैल्यू एडिशन हो रहा है कुछ ना कुछ, बट इकोनॉमिक सेंस में वैल्यू एडिशन हो रहा है, इतना हमको अब तक वर्डिंग से समझ आ रहा है। ठीक है, तो हमको बस एक फीलिंग लेने के लिए कि क्यों इसको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कहा जाता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो मान लो आज से थोड़े टाइम पहले मैंने दो बिजनेस स्टार्ट किए। कितने? दो, बिजनेस 1 और बिजनेस 2। ठीक है, दोनों ही बिजनेस में मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया 10 करोड़ रुपीस का, और आज मेरे पे पैसों की बारिश हो रही है। कितनी? नेट प्रॉफिट की 1.5 करोड़ की। ठीक है, तो अगर आप इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालो, फिर चाहे आप उसको कुछ भी बोल लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल लो, या रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोल लो, दोनों ही केस में कहने से वो कितना आएगा? 1.5 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़, 15% आएगा दोनों में। ठीक है, ये तो सर हमको प्रॉफिटेबिलिटी पता चला। वैल्यू एडिशन कैसे पता चलेगा? सर वैल्यू एडिशन हुआ ही है ना, ये नेट प्रॉफिट हमने कमाया 1.5 करोड़ का 10 करोड़ रुपए पे, तो अकाउंटिंग सेंस में तो वैल्यू एडिशन जो है वो हुआ है, बट इकोनॉमिक सेंस में वैल्यू एडिशन हुआ है कि नहीं, वो हमको कैसे पता चलेगा? सर इकोनॉमिक सेंस में मतलब देखो, ये 1.5 करोड़ का प्रॉफिट जो मैंने कमाया, ठीक है, मैं ये तब कह पाऊंगा कि इकोनॉमिक सेंस में भी इसने वैल्यू एडिशन किया है ये बिजनेस में। ये मैं तब कह पाऊंगा जब ये प्रॉफिट जो है मेरे लिए सफिशिएंट हो। ठीक है, अगर ये बिजनेस करके ये प्रॉफिट जो मैंने कमाया वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इकोनॉमिक सेंस में वैल्यू एडिशन हुआ है। भले ही अकाउंटिंग सेंस में वैल्यू एडिशन आपने किया, बट इकोनॉमिक सेंस में वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, अगर ये प्रॉफिट जो है मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है तो। ठीक है, तो अब हम पता कैसे लगाए कि ये प्रॉफिट जो है ये मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर सफिशिएंट है भी कि नहीं? करेक्ट। तो देखो, जब आप एक बिजनेस पर्सन के माइंडसेट से सोच के देखो, जब आपने बिजनेस 1 में 10 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया, तब आपने कुछ तो माइंड में सोचा होगा कि मेरे को इतना परसेंटेज रिटर्न कमाना है, इतना एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाना है। करेक्ट। अगर आप उतना प्रॉफिट ये बिजनेस करके कमा रहे हो, उससे ज्यादा कमा रहे हो, तो कहना है से आपने अकाउंटिंग सेंस में तो वैल्यू एडिशन किया ही किया, बट इकोनॉमिक सेंस में भी आपने कुछ वैल्यू एडिशन किया है। करेक्ट। बट अगर आपने उससे कम कमाया, आपके एक्सपेक्टेशन से भी कम कमाया, तो इसका मतलब आपने वैल्यू एडिशन इकोनॉमिक सेंस में नहीं किया, आपने इकोनॉमिक सेंस में वैल्यू जो है वो गवाया है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं, ध्यान से सुनना। ओके, मान लो जिस दिन आपने बिजनेस 1 स्टार्ट किया तो आपने 10 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया था। करेक्ट। अब उस दिन अगर आप बिजनेस 1 में पैसा ना डालते तो आप बैठे बैठे भी कमा सकते थे, अज्यूम कर लो एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो अगर मैं कुछ भी ना करूं तो मैं बैठे बैठे भी 10% कमा लेता। 10% कितना आता है? 1 करोड़ रुपीस, 10 करोड़ का। कुछ भी ना करूं तो 1 करोड़ तो कमा ही रहा हूं, बट मैंने सोचा कि थोड़ा मेहनत कर लेते, एक्स्ट्रा कमा लेंगे, तो मैंने कितना कमाया बिजनेस 1 करके? 1.5 करोड़। तो यानी कि मैंने अकाउंटिंग सेंस में वैल्यू एडिशन कितना किया? 1.5 करोड़ का। बट इकोनॉमिक सेंस में मैंने कितना ज्यादा कमाया? इन दोनों का डिफरेंस वो है 50 लाख रुपीस, और इसी को बोलेंगे हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। EVA लिख देते हैं। ठीक है, समझा आपको कि मैंने कितना सोचा था, अगर उससे मैंने ज्यादा कमा लिया तो मेरे लिए इकोनॉमिक सेंस में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है। ठीक है, अकाउंटिंग वैल्यू एडिशन तो हुआ ही हुआ है, बट इकोनॉमिक सेंस में भी यहाँ पे वैल्यू एडिशन हुआ है। अब बिजनेस 2 का बात करते हैं, तो देखो, जिस दिन मैंने बिजनेस 2 में 10 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया, उस दिन पे अगर मैं कुछ भी ना करता तो मैं बैठे बैठे कमा रहा था 18%, अज्यूम कर लो एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, 18% कितना होता है 10 करोड़ का? 1.8 करोड़। तो अगर मैं कुछ भी ना करूं तो बैठे बैठे भी मैं 1.8 करोड़ कमा रहा था, पर मैंने सोचा थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, तो मैंने कितना
प्रॉफिट कमाया, 1.5 करोड़ का ही कमाया। यानी कि इससे तो अच्छा ये होता कि मैं बैठे बैठे कमा लेता। करेक्ट। खाली पीली मैंने बिजनेस करके बेवकूफी वाला काम किया कि मैंने कम प्रॉफिट कमा लिया। तो इकोनॉमिक सेंस में मैंने यहाँ पे वैल्यू गवाया है, इकोनॉमिक वैल्यू ऐड नहीं हुआ, इरोड हुआ है। ठीक है, अंग्रेजी थोड़ा सीख लेते हैं, इरोड। ठीक है। अब ऐसा कोई एक्चुअल फाइनेंशियल टर्म तो नहीं है इकोनॉमिक वैल्यू इरोजन, बट नेगेटिव आता है तो हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अगर नेगेटिव आता है तो हम लोग बोलते हैं कि वैल्यू इरोड हुआ है, ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1.5 करोड़ तो मैंने कमाया, बट कमा कितना सकता था, 1.8 करोड़, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू गवाया 30 लाख रुपीस का। ठीक है, ये है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल फॉर्मूला डेरिवेशन क्या है ये हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते। अब फॉर्मूला डेरिवेशन देखे उससे पहले मैं आपका थोड़ा सा है ना बचपन की यादें जो है वो आपकी ताज़ा कर देता हूँ। आईपीसीसी में आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ा है, कुछ ना कुछ याद होगा आपको। ठीक है, आपने आईपीसीसी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्सेस ऑफ फंड, कैपिटल स्ट्रक्चर ये सब भी पढ़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा एक रिफ्रेश क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो वैसे तो है ना इनकम स्टेटमेंट सीएस से स्टार्ट होता है, बट हमारे लिए जितना रेलेवेंट है ना हम लोग वहां से कंटिन्यू करेंगे। ईबीआईटी से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ईबीआईटी मिला मेरे को, मैंने पैसा कमाया, कैपिटल से पैसा कमाया मैंने, उसमें से मैं इंटरेस्ट पे कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से मैं टैक्स निकाल दूं, मुझे मिलेगा क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से मैं प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दूं, मेरे पास क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। करेक्ट, इतना इनकम स्टेटमेंट रिवाइज किया हमने। अब बढ़ते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो देखो, जब कभी भी एक कंपनी का जन्म होता है वहां से लेके उसका जितना भी जिंदगी चलता है उसको तीन ही लोग जो है वो पैसा देते हैं। सर कौन है ये तीन लोग, कौन है ये तीन महारथी? पहला है इक्विटी वाले, दूसरा है प्रेफरेंस वाले और तीसरा है डेट वाले। ठीक है, तीन ही लोग जो है ये हमको बिजनेस करने के लिए पैसा देते हैं। अब क्योंकि इनसे मैं पैसे ले रहा हूं, ये लोग कुछ तो रिटर्न मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे, इसके लिए मेरे को कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ये फंड्स यूज करने के लिए। तो इक्विटी वालों के जो फंड्स है इसको मैं जब यूज करता हूं तो मुझे उस पर कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेयर करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। करेक्ट। अब सीएपीएम का फॉर्मूला ये बोलता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा टाइम्स द मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, ये है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब प्रेफरेंस शेयर वालों का जब मैं पैसा यूज करता हूं तो बदले में मेरे को उनको क्या देना पड़ता है, उनको देना पड़ता है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये मेरे लिए कहना ही से प्रेफरेंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड मैंने पे किया और उन्होंने मेरे को क्या दिया था, प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक है, सॉरी, प्रेफरेंस डिविडेंड हमने पे किया और उन्होंने हमको क्या दिया था, प्रेफरेंस कैपिटल। तो हमको मिलेगा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब डेट वालों का बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट। डेट वालों से जब मैंने पैसा लिया तो उनको मुझे क्या देना था, इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट जो है कहने से ये मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये तो है ही है, इंटरेस्ट मेरा कॉस्ट तो है ही है। बट सुनो ध्यान से, ये इंटरेस्ट को जब मैं पीएनएल में बताता हूं तो कहने से इस पे मेरे को टैक्स का डिडक्शन मिलता है, क्योंकि मेरे को इसको एज अ खर्चा दिखाने मिलता है। ठीक है, टैक्स का डिडक्शन मिलता है तो इसका मतलब टैक्स में सेविंग होती है। तो मेरा नेट इंटरेस्ट कॉस्ट जो है कहना से वो कम हो जाए तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो भी तो कम हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या आता है, इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स। ठीक है, इसको मैं ना आगे कैसे बोलूंगा पता है, इंटरेस्ट कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स, या तो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट भी बोलो तो भी आप ये समझ जाना कि मैं कॉस्ट ऑफ डेट का बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स। ठीक है, अब ये पूरा जितना कैपिटल है उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टेड कैपिटल। और इन सभी कैपिटल को मैं अगर उनके रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इतना हमको समझ में आया। अब बात करते हैं एक्चुअल ईवीए का जो फॉर्मूला है ना उसको डिराइव करते हैं। ठीक है, एज सच ऐसा तो कोई डेरिवेशन नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग एक डेरिवेशन देख रहे हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले ईवीए मैंने क्या बोला था कि दो चीजों का डिफरेंस है। सर पहला, मुझे कितना कमाना चाहिए था और मैंने कितना कमाया, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये तो जान लूं कि मुझे कितना कमाना चाहिए था। ठीक है, तो कमाने के लिए सबसे पहले मेरे पास भी तो पैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पैसे लेता हूं, किन से, इन तीन महारथियों से। मैंने पैसा लिया इक्विटी वालों से, मैंने पैसा लिया प्रेफरेंस शेयर वालों से और मैंने पैसा लिया डेट वालों से। ठीक है, अब
ये हर एक कैपिटल को मैं मल्टीप्लाई करूंगा उनके उनके रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, ठीक है। इक्विटी को मल्टीप्लाई करूंगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, प्रेफरेंस कैपिटल को कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस से, और डेट को कॉस्ट ऑफ डेट से। तो मुझे मिलेगा क्या, रुपी अमाउंट में मेरे को उनको कितना कमा के देना है, करेक्ट। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। इतना समझा। अब ये पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा इन्वेस्टेड कैपिटल से। ध्यान से देखना मैं ये क्या कर रहा हूं, इन्वेस्टेड कैपिटल से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। अभी भी इक्वेशन वही है, कुछ नहीं बदला है, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर में इन्वेस्टेड कैपिटल है ना, मैं उसको हर एक कैपिटल के नीचे लेके जाता हूं, ठीक है। देखो क्या निकल के आता है, इक्विटी डिवाइड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस कैपिटल अपॉन इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस डेट डिवाइड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू कॉस्ट ऑफ डेट, और ये पूरे को हम लोग ब्रैकेट में डालेंगे मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल, ठीक है। इतना समझा। अब ध्यान से देखो, इक्विटी डिवाइड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल, इसको मैं वेट ऑफ इक्विटी भी तो बुला सकता हूं। प्रेफरेंस कैपिटल डिवाइड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल, इसको मैं वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी तो बुला सकता हूं। डेट डिवाइड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल, इसको मैं वेट ऑफ डेट भी तो बुला सकता हूं, तो वो भी हम लोग लिख देते हैं, वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इंटू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। इतना समझा। और पूरे को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इन्वेस्टेड कैपिटल के साथ, ठीक। अब आप वापस बचपन को याद करो, इसको हम क्या बुलाते थे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वो भी हम लोग लिख देते, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू इन्वेस्टेड कैपिटल, ठीक है। यानी कि इतने टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल पे मुझे उनको कितना कमा के देना था, इतना अमाउंट कमा के देना था, ठीक है। अब इतना अमाउंट कमा के देने के लिए पहले मैं तो कमा लूं, तो देखो मैंने कितना कमाया ये हम लोग देखते हैं अभी। ये इक्विटी वालों से मैंने पैसा लिया, ये पैसा जब मैंने यूज किया तो मैंने प्रॉफिट कमाया, और उस प्रॉफिट में से मेरे पास उनको देने के लिए कितना है, ये है नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, करेक्ट। पहला चीज हुआ। जब मैंने प्रेफरेंस कैपिटल यूज किया तो उससे मैंने प्रॉफिट कमाया, और उस प्रॉफिट में से मेरे पास उनको देने के लिए कितना है, ये प्रेफरेंस डिविडेंड है। सेकेंड चीज, जब मैंने डेट वालों से पैसा लिया तो उस डेट से मैंने प्रॉफिट कमाया, और उस प्रॉफिट में से मैं उनको क्या दूंगा, इंटरेस्ट पे करूंगा उनको, ठीक है। बट कहना ही से, ये इंटरेस्ट को जब मैं पीएनएल में एज अ एक्सपेंडिचर बताऊंगा तब मेरे को टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, तो मेरे लिए नेट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो हम इन तीनों का जो है वो एडिशन करते हैं। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कितना कमाया, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस वालों के लिए कमाया, प्लस इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स जो है ये डेट वालों के लिए कमाया मैंने, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस डिविडेंड को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे क्या मिलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो वो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि इन दोनों का एडिशन करें तो हमको मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स, ठीक है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू वन माइनस टैक्स, करेक्ट, प्लस इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स। अब वन माइनस टैक्स को एज अ कॉमन फैक्टर ले लो, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट को एक अलग से ब्रैकेट में ले आओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, ये पूरे को एक ब्रैकेट में, और वन माइनस टैक्स को बाहर निकालो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, इन दोनों को मैं अगर ऐड करूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट को, तो मुझे क्या मिलता है, ईबीआईटी मिलता है, करेक्ट। तो वो भी हम लोग लिख देते हैं, ईबीआईटी इंटू वन माइनस टैक्स, ठीक है। और ये ईबीआईटी इंटू वन माइनस टैक्स को अंग्रेजी में कहते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नोपैट बोलते हैं इसको। वापस मेरे साथ एक बार बोलो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसको ये भी हम लोग लिख देते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारा आ गया इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है। अब
थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने क्या क्या हमको फॉर्मूला में पूछते रहता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नोपैड के लिखने के हैं दो तरीके। पहला मैंने देखा दिखाया आपको क्या है, ईबीआईटी इंटू वन माइनस टैक्स, करेक्ट, ये तो हमने देखा। दूसरा हमने ये देखा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नेट इंटरेस्ट कॉस्ट जोड़ दो तो हमको मिलेगा क्या, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये तो राइट हैंड साइड तो वैसे ही रहेगा, डब्ल्यू ए सी सी इंटू इन्वेस्टेड कैपिटल, डब्ल्यू ए सी सी इंटू इन्वेस्टेड कैपिटल। समझा इतना। नोपैट लिखने के हैं दो तरीके, ईबीआईटी इंटू वन माइनस टैक्स, या तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप नेट इंटरेस्ट कॉस्ट जोड़ दो। सर नेट इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब क्या, इंटरेस्ट कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स, ठीक है। और डिफरेंस निकालो कि मुझे कितना कमाना चाहिए था और मैंने कितना कमाया, ये ही है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब सिर्फ एक पॉइंट को लेके ये फॉर्मूला अधूरा है, ये हम लोग सब में करेंगे, वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को लेके एक एडजस्टमेंट है, वो हम लोग देखेंगे सब में, और फिर उस फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे हम लोग आके, ठीक है। अब अब हम लोग आते हैं मार्केट वैल्यू एडेड पे। सर मार्केट वैल्यू एडेड का मतलब क्या, देखो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टेड कैपिटल है, ठीक है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डेट है, इसका कुछ तो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू होगा, ठीक है। बैलेंस शीट में बुक वैल्यू है पर मार्केट में भी तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो मार्केट वैल्यू एडेड क्या बोलता है कि आपके इन्वेस्टेड कैपिटल का जो मार्केट वैल्यू है माइनस बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, खत्म, इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या सीखा, मार्केट वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल माइनस बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर समझा, ठीक है। पूरा हम लोग ने देखा, फॉर्मूला डेरिवेशन भी देखा, कॉन्सेप्ट भी देखा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे, ठीक है, चलो। RST Limited's current financial year income statement reported its net income as 25 लाख रुपीस। हमको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। द एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%, तो हम लोग लिख देते हैं टैक्स रेट भी है 30% का। फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ RST, क्या क्या दिया है, डेट हमको दिया है 40 लाख का, इक्विटी दिया है 125 लाख का, और इन्वेस्टेड कैपिटल आता है टोटल 165 लाख का। यहाँ पे देखो हमको कूपन रेट भी दिया हुआ है, तो हम लोग इससे कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट कर लेंगे, 11% इंटू वन माइनस टैक्स रेट करेंगे, कितना आता है ये 7.7%, ठीक है। फॉलोइंग डेटा इज गिवन टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, क्या क्या दिया है हमको, बीटा दिया है, रिस्क फ्री रेट दिया है, और मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे फाइंड करेंगे, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा टाइम्स द मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है। कितना आता है ये देखो, 20.74% आता है, कितना, 20.74%। अब हमको पूछा क्या है, WACC कैलकुलेट करो और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आता है, वो वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। वेट ऑफ इक्विटी हमको पता है कितना, 125/165 इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 20.74%, अभी अभी ढूंढा, प्लस वेट ऑफ डेट कितना है 40/165, कॉस्ट ऑफ डेट है 7.7%, कैलकुलेट करते इसको। 17.58% आता है हमारा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया 17.58%। अब हमको ढूंढना है क्या, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ढूंढने के लिए हमको तीन चीजें चाहिए। पहला चाहिए हमको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नोपैट। दूसरा चाहिए हमको WACC जो कि हमारे पास है। तीसरा चाहिए हमको इन्वेस्टेड कैपिटल जो कि वो भी हमारे पास है, ठीक है। तो हमको ढूंढना क्या है, सिर्फ अभी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नोपैट हम लोग लिख देते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू, देखो नोपैट ढूंढने के हैं दो तरीके, हमने पहले भी ये सीखा था कि या तो आप ईबीआईटी इंटू वन माइनस टैक्स कर लो, या तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स जोड़ दो, हमको मिल जाएगा क्या, नोपैट, ठीक है। दोनों में से कौन सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग हमारे पास कौन सा डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, उसमें हम इंटरेस्ट का कॉस्ट जोड़ देंगे। सर इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, 40 लाख रुपीस का डेट है, उस पर 11% का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, और टैक्स रेट भी हमको दिया हुआ है 30% का, ठीक है। चलो
नोपेट इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 25 लाख का, इंटरेस्ट इसमें जोड़ देता हूँ 40 लाख का, तो मेरे पास डेट है उस पर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा 11% और नेट ऑफ टैक्स करने के लिए 1 - 30% करता हूँ। नोपेट हमारा कितना आता है 25 28.08 लाख आता है। ठीक है, ये हमने नोपेट ढूंढ लिया। अब ईवीए का फॉर्मूला, ईवीए इज इक्वल्स टू नोपेट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है, क्या है ये 28.08 लैक्स, अभी अभी ढूंढा गर्मा गर्म। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है 17.58%, और इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है हमारे पास 165 लाख रुपीस। तो कैलकुलेट करो ईवीए कितना आएगा, 165 इंटू 17.0, नेगेटिव इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ रहा है 0.927 लाख रुपीस, यानी कि 92,700 रुपीज का इकोनॉमिक वैल्यू एडेड नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, मतलब वैल्यू ऐड हुआ है कि इरोड हुआ है, इरोड हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 1 खत्म, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। डेल्टा हैज अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 15 लाख रुपीस, क्या दिया है हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, टैक्स रेट हमको दिया हुआ है 40% का, तो वो भी लिख देते हैं हम लोग 40%। इंटरेस्ट कॉस्ट हमको दिया है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 15 लाख रुपीस का, और कंपनी के पास है 100 लाख रुपीस का इन्वेस्टेड कैपिटल, जिसमें से डेट टू एसेट रेशियो हमको दिया हुआ है 60%, यानी कि डेट का कंपोनेंट मेरे पास कितना है 60 का, इक्विटी का मेरे पास कितना है 40 का, और टोटल कैपिटल आया ये 100 का। ठीक है, अब डेल्टा ट्राइज टू मेंटेन अ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 12.6% हमको दे दिया गया है, और पूछा है हमको सबसे पहले ईबीआईटी कैलकुलेट करके दो। तो इसके लिए हम लोग एक इनकम स्टेटमेंट ही डायरेक्ट बना लेते हैं। ईबीआईटी, इसमें से मैं इंटरेस्ट निकालूं तो मेरे को मिलता है क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से मैं टैक्स निकाल लूं, रेट कितना है 40% का, तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसमें से क्या क्या वैल्यू हमको दिया है देखो, इंटरेस्ट दिया है हमको 15 लाख रुपीस का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है हमको 15 लाख रुपीस का। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 लाख है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा 40% का हमको टैक्स रेट दिया हुआ है, तो उस हिसाब से 15 लाख डिवाइड बाई 60 इंटू 100 करें तो हमको मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25 लाख रुपीस का। तो 10 लाख रुपए का तो टैक्स आएगा, और इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमको कितना मिलेगा 40 लाख रुपीस का, क्या मिलेगा ईबीआईटी। तो ये हमने ढूंढ लिया 40 लाख रुपीस का ईबीआईटी। समझा इतना। ईवीए कंप्यूट करने बोल रहा है, ईवीए के लिए वापस तीन चीजें चाहिए। पहला क्या है नोपेट हमको ढूंढना है, दूसरा क्या है डब्ल्यूएसीसी ढूंढना है जो कि हमको दिया हुआ है, तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए इन्वेस्टेड कैपिटल, तो वो भी तो दिया है। तो हमको अभी सिर्फ क्या ढूंढना है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो हम लोग ढूंढ लेते हैं। नोपेट इज इक्वल टू, नोपेट ढूंढने के हैं दो तरीके, पहला ईबीआईटी इंटू 1 - टैक्स कर लो, या तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स जोड़ दो। तो हमारे पास यहाँ पे ईबीआईटी है, ईबीआईटी इंटू 1 - टैक्स कर लो, कितना आता है 40 इंटू 1 - 40% करें 24 लाख रुपीज आता है वो। ठीक है, या दूसरा मेथड आप क्या करते, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स जोड़ दो, तो क्या आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हमारे पास 15 लाख रुपीज का, इंटरेस्ट कॉस्ट है हमारे पास 15 लाख रुपीज का, और 1 - टैक्स रेट करे कितना आता है ये, तो भी तो 24 आएगा। करेक्ट, दोनों में से आप जो चाहे वो मेथड यूज करो, डेटा हमारे पास होना चाहिए बस उसका। ठीक है, तो नोपेड भी ढूंढ लिया, अब हम लोग क्या ढूंढेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, क्या आएगा वो नोपेट माइनस डब्ल्यू ए सी सी इंटू इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है, नोपेट हमने ढूंढा गर्मा गर्म 24 लाख रुपीज का, डब्ल्यू ए सी सी हमको कितना दिया है यहाँ पे देखो 12.6%, 12.6%, और इन्वेस्टेड कैपिटल है हमारे पास 100 लाख रुपीज का। तो 100 लाख इंटू 12.6% M - 24 M प्लस 11.4 लाख का हमारे पास आता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ठीक है, तीसरा सब क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी।
यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 11.4 लाख रुपीस। ठीक है, सब क्वेश्चन सी पढ़ो। डेल्टा हैज 2,50,000 इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। हाउ मच कैन द डेल्टा पे इन डिविडेंड पर शेयर बिफोर द वैल्यू ऑफ द कंपनी वुड स्टार्ट टू डिक्रीज? इफ डेल्टा डज नॉट पे एनी डिविडेंड, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन टू द वैल्यू ऑफ द कंपनी? देखो क्या पूछ रहा है हमको कि हम लोग, हमारे पास 2,50,000 इक्विटी शेयर्स है और हमको डिविडेंड देने की इच्छा हो रही है, तो आप बताओ कि कितना मैक्सिमम डिविडेंड हम लोग दे कि कंपनी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट ना हो जाए, यानी कि कंपनी का वैल्यू जो है वो इरोड ना हो। तो कहना है से कि जितना भी मैंने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कमाया है, मैं मैक्सिमम उतना ही डिविडेंड दूं तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। अगर उससे ज्यादा देना मैंने स्टार्ट कर दिया तो कहना है से मेरे कंपनी का वैल्यू जो है वो कम होते चले जाएगा। ठीक है, और अगर मैं डिविडेंड ना दूं, तो डिविडेंड ना दूं तो उससे क्या होगा, मेरे बिजनेस में पैसा जो है वो रिटेन रहेगा। ठीक है, अगर बिजनेस में पैसा रिटेन्ड रहेगा तो कहना से मैं हायर ग्रोथ अचीव कर पाऊंगा। हायर ग्रोथ अचीव कर पाऊंगा तो कहना से मेरा ईबीआईटी जो है वो इंक्रीज होते चले जाएगा, और ईबीआईटी इंक्रीज होते चले जाएगा तो कहना से मेरे कंपनी का वैल्यू भी तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि डिविडेंड कितना देंगे, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल्स टू इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एट 11.4 लाख रुपीस का, और 2.5 लाख शेयर्स है हमारे पास। ठीक है, तो डिविडेंड पर शेयर कितना आता है, 11.4 डिवाइड बाई 2.5, 4.56 रुपीस का मैं पर शेयर डिविडेंड दे सकता हूँ। इससे ज्यादा दूंगा तो कंपनी का वैल्यू जो है वो कम होते चले जाएगा। ठीक है, इतना मैं दूंगा ना तो कंपनी का वैल्यू को कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का एक बार हम लोग देख लेते कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या दिया है हमको। ये देखो, if delta does not pay any dividend, we would expect the value of the firm to increase because it will achieve a higher growth and hence a higher level of EBIT. If EBIT is higher, then all else being equal, the value of firm will increase. तो हमने भी तो वही पढ़ा। ठीक है, EVA डिविडेंड भी कितना आया हमारा भी 4.56। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। With the help of following information of Jatayu Limited, compute the economic value added। हमको डेटा क्या क्या दिया है, कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है हमको, इक्विटी कैपिटल दिया है 160 का, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है 140 का, और 10% डिबेंचर्स दिया है हमको 400 लाख रुपीस का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमको रेडीमेड दिया हुआ है 14% का, फाइनेंशियल लेवरेज दिया है हमको 1.5 टाइम का, और इनकम टैक्स दिया हुआ है हमको 30% का। तो देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। इक्विटी हमारे पास कितना है 160 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 140 का, टोटल 300 लाख रुपीस है इक्विटी। डेट है हमारे पास कितना 400 लाख रुपीस का, तो टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल हमारा निकल के आता है 700 लाख रुपीस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट हम लोग ढूंढ सकते हैं क्योंकि हमको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10% का और टैक्स रेट भी दिया हुआ है 30% का। तो कॉस्ट ऑफ डेट कितना आएगा 10% इंटू 1 - टैक्स रेट, कितना आएगा वो 7%। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमको रेडीमेड दिया हुआ है 14%, तो उसको वैसे ही उठा लो। ठीक है, अब पूछा क्या था, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ढूंढ के दो। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ढूंढने के लिए तीन चीजें चाहिए, पहली नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दूसरा डब्ल्यूएसीसी, और तीसरा इन्वेस्टेड कैपिटल। अब तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टेड कैपिटल है। ठीक है, डब्ल्यूएसीसी हम लोग ढूंढ सकते हैं, हमारे पास वेट है दोनों के, डेट और इक्विटी के। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है डेट का और इक्विटी का, तो हम लोग पहले डब्ल्यूएसीसी फाइंड कर लेते हैं। weighted average cost of capital is equals to weight of equity into cost of equity plus weight of debt into cost of debt। ठीक है, वेट ऑफ इक्विटी हमारे पास कितना है 300 डिवाइड बाय 700 इंटू 14% प्लस वेट ऑफ डेट है 400 बाय 700 इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, डब्ल्यू एस सी निकालो, 4 डिवाइड बाय 7 इंटू 7 प्लस 10% आता है कितना 10%। ठीक है, तो अभी हमारे पास डब्ल्यू है, इन्वेस्टेड कैपिटल भी है 700 लाख रुपीस का, हमको ढूंढना है क्या नोपेट। अब नोपेट ढूंढने के हैं दो तरीके, कौन से, या तो आप ईबीआईटी इंटू 1 - टैक्स कर लो, या तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स जोड़ दो। यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का इंफॉर्मेशन है नहीं, पर हमको दिया है यहाँ पे क्या है फाइनेंशियल लेवरेज दिया है। ठीक है, हम लोग इससे ईबीआईटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सर कैसे, देखो यहाँ पे
फाइनेंशियल लेवरेज का हमने बचपन में आईपीसीसी में फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। क्या बोलते हैं? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज हमको दिया हुआ है कितना? 1.5 का। और ईबीआईटी को क्योंकि हमको ढूंढना है तो उसको वैसे का वैसे रखेंगे। और ईबीटी को कहना है से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ईबीआईटी इन माइनस इंटरेस्ट। ठीक है। ईबीटी को हम ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट भी तो लिख सकते हैं। अब ये पूरे डिनोमिनेटर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं। देखो 1.5 टाइम्स ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखो, 10% का कूपन रेट है और 400 लाख रुपीस का डेट है। तो कहना है से इंटरेस्ट कॉस्ट मेरे लिए कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, 40 लाख रुपीस का इंटरेस्ट कॉस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 60 लाख रुपीस इज इक्वल टू ईबीआईटी। तो ईबीआईटी हमारा कितना आएगा? 60 को राइट हैंड 60 डिवाइड बाय 0.5 करेंगे हम लोग, कितना आता है? 120 लाख रुपीस का ईबीआईटी निकल के आया। अब नोपैड ढूंढ लेते हैं इससे, इसको 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कर लो। नोपैड कितना आएगा? 120 लाख रुपीस इंटू 1 माइनस 30%, 84 लाख रुपीस आता है। ठीक है। तो ईवीए कितना आएगा? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज इक्वल टू नोपैट माइनस डब्ल्यूएसीसी इंटू इन्वेस्टेड कैपिटल। नोपैट हमने ढूंढा अभी अभी 84 लाख रुपीस का, डब्ल्यूएसीसी हमने ढूंढा 10% का, और इन्वेस्टेड कैपिटल है हमारे पास 700 लैक्स का। ठीक है। कितना आता है ये? 14 लैक्स आएगा। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म। आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे। Herbal Box is a small but profitable producer of beauty cosmetic using plant aloe vera. Though it's not a high-tech business, yet Herbal's earnings have averaged around 18.5 lakh after tax, mainly on the strength of its patented beauty cream to remove the pimples. कुछ नहीं, सिर्फ कहानी सुना है, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं रेलेवेंट है हमारे लिए। 18.5 लाख का अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दिया हुआ है हमको। ठीक है। अब the patent has 9 years to run and Herbal Box has been offered 50 lakhs for the patent rights. Herbal's asset include 50 lakh of property plant equipment and 25 lakhs of working capital. However, the patent is not shown in the books of accounts of Herbal Box. देखो, आपने पेटेंट जो है वो अपने बुक्स में नहीं बताया तो वो तो आपका गलती है। आपको उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था। यस, आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था उसको कैसे? एज एन इंटेंजिबल एसेट। बट आपने दिखाया क्या? नहीं दिखाया। दूसरा चीज, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको इन्वेस्टेड कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और डेट नहीं दिया है, बट हमको नेट एसेट दिया है ना, तो वो भी हम लोग इन्वेस्टेड कैपिटल मान ही सकते हैं। तो इन्वेस्टेड कैपिटल कितना लेंगे हम लोग? 50 लाख का तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, 25 लाख का हमारे पास है वर्किंग कैपिटल, और मार्केट वैल्यू ऑफ पेटेंट भी तो हम लोग गिन लेंगे 50 लाख का। तो टोटल है हमारे पास कितना? 125 लाख का इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है। आगे पढ़ो। अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल बीइंग 14%, तो हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया है डब्ल्यूएसीसी 14% का। ठीक है। पूछा है आप कैलकुलेट करके दो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो अभी हमारे पास क्या क्या है? इन्वेस्टेड कैपिटल है, डब्ल्यूएसीसी है, हमको ढूंढना क्या है? सिर्फ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे देखो उन लोग ने क्या दिया है, अर्निंग्स हैव एवरेज अराउंड 18.5 लाख आफ्टर टैक्स, यानी कि हमको इसको ही नोपेट मानना पड़ेगा। सर क्यों? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को या तो आप ये अज्यूम कर लो कि ये ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स है। ठीक है। इंटरेस्ट है ही नहीं, इसलिए आप डायरेक्टली इसको ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स कर लो, आपको नोपेट मिल जाएगा। ठीक है। और यही आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मान सकते हो, और इंटरेस्ट तो है नहीं ऐड करने को, तो इसी को हम लोग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मान लेंगे। तो नोपेट कितना है हमारे पास? 18.5 लाख रुपीस का। तो ईवीए कितना आया? 18.5 लाख माइनस डब्ल्यूएसीसी है 14% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इन्वेस्टेड कैपिटल है 125 लाख का। कैलकुलेट करो कितना आता है ये? 1 लाख रुपए का इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। Constant Engineering Limited has developed a high-tech product which has reduced the carbon emission from burning the fossil fuel. The product is in high demand. The product has been patented and has a market value of 100 crore which is not recorded in the books.
अरे आपने रिकॉर्ड नहीं किया, ये आपका गलती, मैं तो इसको इंटेंजिबल एसेट मान लूंगा, इन्वेस्टेड कैपिटल में इसको काउंट कर लूंगा, ठीक है। द नेटवर्थ ऑफ कांस्टेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड इज 200 लाख और लॉन्ग टर्म डेट दिया है हमको 400। तो देखो, इन्वेस्टेड कैपिटल हम लोग सबसे पहले ढूंढते हैं। इक्विटी हमको कितना दिया है, नेटवर्थ दिया है 200 करोड़ का, और प्लस इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ पेटेंट भी तो डाल देंगे। सर क्यों इक्विटी में क्यों डाल रहे? अरे पेटेंट किसका होता है, कंपनी का होता है, और कंपनी का मालिक कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये तो इक्विटी में ही जाएगा ना। तो मार्केट वैल्यू आता है पेटेंट का 100 करोड़, टोटल हमारे पास इक्विटी है 300 करोड़ का, ठीक है। डेट हमारे पास है कितना, 400 करोड़ का, तो टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल आया 700 करोड़, ठीक है। अब द प्रोडक्ट जनरेट्स अ रेवेन्यू ऑफ 84 करोड़, द रेट ऑन 365 डेज गवर्नमेंट बॉन्ड इज 10% पर एनम। यहाँ पे हमको दिया है क्या, रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, ठीक है। द बॉन्ड पोर्टफोलियो जनरेट्स अ रिटर्न ऑफ 12% पर एनम, ये हमको दिया है मार्केट रिटर्न RM, ठीक है। और द स्टॉक ऑफ द कंपनी मूव्स इन टेंडम विद द मार्केट, एक नंबर मजबूत लाइन दिया है, आप इसको एक बार वापस पढ़ो, देखो क्या लिखा है। द स्टॉक ऑफ द कंपनी मूव्स इन टेंडम विद द मार्केट, मतलब अगर मार्केट 1% से मूव होता है तो मेरा स्टॉक भी 1% से मूव होता है, अगर मार्केट 2% से मूव होता है तो मेरा स्टॉक भी 2% से मूव होता है, यानी कि द स्टॉक मूव्स इन टेंडम विद द मार्केट। यहाँ पे हमको है ना एक लाइन में इंस्टीट्यूट ने बीटा का इंफॉर्मेशन दिया है, तो बीटा कितना आया 1, ठीक है। क्योंकि 1:1 का मूवमेंट हो रहा है तो बीटा आता है कितना 1। पूछा है हमको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करके दो। तीन चीजें चाहिए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ढूंढने के लिए। पहला, नोपेट हमको चाहिए, क्या नोपेट का हमको इन्फॉर्मेशन दिया है, नहीं। हमको कितना क्या दिया है, रेवेन्यू दे दिया है सिर्फ 84 करोड़ का, ना टैक्स का हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, ना इंटरेस्ट का हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो हम लोग इसको ही नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मान लेंगे। तो नोपेट हम लोग लिख देते हैं 84 करोड़ का, ठीक है। नोपैड हमने ढूंढ लिया। दूसरा क्या चाहिए हमको, WACC चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, डेटा हमारे पास है। तीसरा हमको चाहिए इन्वेस्टेड कैपिटल, तो वो तो हमने अभी अभी ढूंढ लिया, ठीक है। तो WACC अभी कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करेंगे। हमारे पास क्या है, रिस्क फ्री रेट है, बीटा है, RM भी है, हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर लेंगे। क्या आएगा, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा टाइम्स द मार्केट रिस्क प्रीमियम, जो कि है 12% माइनस 10%। कितना आएगा ये, 12% का आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और कॉस्ट ऑफ डेट, देखो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है इंटरेस्ट का, पर हमारे पास डेट का जो है वो वेट है, तो हमको कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ डेट को, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग ये रिस्क फ्री रेट है ना, उसी को ही कॉस्ट ऑफ डेट मान लेंगे, ठीक है। और टैक्स रेट नहीं दिया है तो 1 माइनस टैक्स रेट करने का भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग 10% को कॉस्ट ऑफ डेट अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेट निकाला हमने 10% का। तो WACC कितना आएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। वेट ऑफ इक्विटी है हमारे पास 300 डिवाइड बाई 700, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला 12%, वेट ऑफ डेट है 400/700 और कॉस्ट ऑफ डेट निकाला हमने 10% का। कैलकुलेट करो कितना आता है ये देखो, 10.86% आता है, कितना 10.86%, ठीक है। अब EVA को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, नोपैट माइनस WACC इंटू इन्वेस्टेड कैपिटल। नोपैट हमने ढूंढा कितना, 84 लैक्स का, यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, गलती से लिखा है, 84 लैक्स का आया नोपैट, सॉरी करोड़ है, माइनस WACC हमारे पास कितना है 10.86%, इन्वेस्टेड कैपिटल है 700 करोड़ का, ठीक है। तो कितना आया कैलकुलेट करो, 7.98 करोड़ का आता है हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म, आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे। ABC Limited has divisions A, B, and C. Division C has recently reported an annual operating profit of 20.2 करोड़, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है हमको, यानी कि हमको EBIT दिया है, ठीक है। कितना दिया है 20.2 करोड़, ठीक। The figure arrived at after charging 3 crores full cost of advertisement expenditure for launching the new product.
द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू बी लास्टेड फॉर 3 years। अब देखो इसने क्या किया है, पीएनएल में 3 करोड़ रुपीस का उसने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो वन शॉट में उसने पीएनएल में डेबिट कर दिया। पर इसका बेनिफिट मेरे को कितने पीरियड में मिलने वाला था, ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो कहने से 2 करोड़ रुपए का तो मैंने एक्स्ट्रा खर्चा एक ही साल में डाल दिया। ठीक है, तो वो 2 करोड़ का जो खर्चा है उसको कहने से मैं एडबैक करूंगा, तो मुझे ईबीआईटी कितना मिलेगा, 22.20 करोड़ का। ठीक है, ईबीआईटी अंडर स्टेटेड था 2 करोड़ से, तो मैंने 2 करोड़ से उसको बढ़ा दिया। अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको दिया है डिवीजन सी का 11%, यानी कि ये हमको दिया है डब्ल्यूएसीसी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट दिया है 8%। अभी डब्ल्यूएसीसी दे दिया तो कॉस्ट ऑफ डेट ढूंढ के क्या मतलब है, रेलेवेंट नहीं है वो हमारे लिए। ठीक है, द नेट एसेट्स इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ डिवीजन सी एज पर द बैलेंस शीट इज 60 करोड़ रुपीज, बट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ दिस एसेट इज एस्टिमेटेड एट 84 करोड़। देखो हमको यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे दिया है एसेट का, कि अगर हम लोग ये एसेट जो है अभी 60 करोड़ के, इसको अगर हम लोग रिप्लेस करने जाए तो आज मेरे को इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, 84 करोड़ का। तो मेरे लिए इन्वेस्टेड कैपिटल जो है वो 60 करोड़ नहीं लूंगा, मैं उसको 84 करोड़ लूंगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट में ले लूंगा इन्वेस्टेड कैपिटल। तो ईवीए कितना आएगा, नोपेट हमारे पास है माइनस डब्ल्यूएसीसी इंटू इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है, नोपेट हमारे पास कितना है, ईबीआईटी इंटू 1 - टैक्स है। अब टैक्स रेट का तो कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो जो ये ईबीआईटी आया वही हमारा बन जाएगा क्या, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 22.2 करोड़ माइनस डब्ल्यूएसीसी है 11%, इन्वेस्टेड कैपिटल हम लोग लेंगे 84 करोड़। ठीक है, 12.96 करोड़ आता है, कितना, 12.96 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म। अभी आ जाओ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर 3 कंपनीज दैट आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। 3 कंपनी का हमको डेटा दिया है, ऑरेंज, ग्रेप और एप्पल। क्या क्या डेटा दिया है, इन्वेस्टेड कैपिटल हमको दिया है 1 लाख रुपीज तीनों कंपनी के लिए। डेट टू एसेट रेशियो हमको दिया है 0.8, 0.5, 0.2। तो इससे मैं इक्विटी टू डेट रेशियो निकाल लूंगा। सर कैसे, डेट हमको दिया है 0.8, तो इक्विटी कितना होगा 0.2। डेट हमको दिया है 0.5, तो इक्विटी कितना आएगा 0.5। डेट हमको दिया है 0.2, तो इक्विटी कितना आएगा 0.8। ठीक है, इक्विटी और डेट का हमने वेट निकाल लिया। द शेयर्स आउटस्टैंडिंग हमको दिया हुआ है ऑरेंज का 6,100, ग्रेप का 8,300 और एप्पल का 10,000। ठीक है, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मतलब कि हमको इंटरेस्ट दिया है यहाँ पे, प्रीटेक्स कॉस्ट ऑफ डेट को इंटरेस्ट भी तो बोलते हैं ना। अब ये इंटरेस्ट को मैं पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करूँ तो कहने से मेरे को कॉस्ट ऑफ डेट मिल जाएगा। सर टैक्स रेट हमको दिया है क्या, ये हमको दिया हुआ है, यहाँ पे देखो टैक्स रेट दिया है सभी कंपनीज का 35% हमको दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ डेट भी ढूंढ लेते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स। ठीक है, क्या आएगा, ऑरेंज का कैलकुलेट करो, 16% इंटू 65% करे हमको आता है 10.4। ग्रेप का आएगा 8.45% और एप्पल का आएगा 9.75%। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट हमने ढूंढ लिया। अब हमको दिया है क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है 26%, 22% और 20%। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम ईबीआईटी हमको दिया है सभी कंपनीज का सेम आता है 25,000। अब इससे मैं नोपेट फाइंड कर सकता हूँ। नोपेट क्या है, ईबीआईटी इंटू 1 - टैक्स। अभी सभी कंपनीज का ईबीआईटी सेम है, टैक्स रेट भी सेम है, तो सभी कंपनी का नोपेट भी तो सेम आएगा। कितना आएगा वो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, ईबीआईटी इंटू 1 - टैक्स। 25,000 को 65% से मल्टीप्लाई करो, हमको मिलता है 16,250। ठीक है, नोपेट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको पूछा है क्या, कि डब्ल्यूएसीसी और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करके दो। तो सबसे पहले हम लोग डब्ल्यूएसीसी फाइंड करते हैं, वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, ऑरेंज, ग्रेप और एप्पल तीनों का हमको फाइंड करना पड़ेगा। वेट ऑफ इक्विटी क्या है 0.2, वेट ऑफ डेट क्या है 0.8, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है 26%, कॉस्ट ऑफ डेट क्या है 10.4% हमने ढूंढा अभी अभी।
अभी ग्रेप का क्या है, वेट ऑफ इक्विटी 0.5, वेट ऑफ डेट है 0.5, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 22% और कॉस्ट ऑफ डेट है 8.45। ठीक है। एप्पल का वेट ऑफ इक्विटी है 0.8, वेट ऑफ डेट है 0.2, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमको दिया है 20% और कॉस्ट ऑफ डेट हमने ढूंढा है 9.75% का। ठीक है। WACC सबका निकालो। पहला आता है 13.52%, दूसरा आता है 15.225% और थर्ड कितना आएगा, 17.95%। ठीक है। तीनों के लिए हमने WACC कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। EVA इज इक्वल्स टू नो पैट माइनस WACC इंटू इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है। ऑरेंज, ग्रेप और एप्पल, नोपेट हमने सभी का ढूंढा था कितना, 16,250। इन्वेस्टेड कैपिटल हमारे पास है सबका 1 लाख रुपीज का। करेक्ट। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने अभी अभी निकाला 13.52% का, 15.225% और 17.95%। कैलकुलेट करो EVA क्या आता है देखो। पहला आता है 2730 रुपीज, दूसरा आता है 1025 रुपीज और तीसरा आता है -1700। इसमें इकोनॉमिक वैल्यू ऐड नहीं हुआ है, इरोड हुआ है। ठीक है। तो EVA भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी क्या पूछा है दूसरा, कि बेस्ड ऑन EVA विच कंपनी वुड बी कंसिडर द बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। अरे सीधा बात है ना यार, जिसका EVA सबसे ज्यादा वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। EVA किसका सबसे अच्छा है, ऑरेंज का सबसे अच्छा है, तो हम लोग ऑरेंज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। सब क्वेश्चन बी हो गया हमारा। थर्ड पे आ जाओ। इफ इंडस्ट्री पी रेशियो इज 11x दिया है वो हमको, तो एस्टिमेट द मार्केट प्राइस एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच कंपनी। तो इसके लिए हमको इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। चलो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग। EBIT से शुरुआत करेंगे, उसमें से हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट, हमको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम लोग निकालेंगे उसमें से टैक्स एट द रेट 35% दिया है, तो हमको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमको मिलेगा EPS, मल्टीप्लाई करेंगे पी रेशियो से तो हमको मिलेगा MPS, और मल्टीप्लाई करें हम लोग इसको नंबर ऑफ शेयर्स से तो हमको मिलेगा क्या, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है। ऑरेंज, ग्रेप और एप्पल तीनों के लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा ये। चलो ऑरेंज, ग्रेप और एप्पल। ठीक है। रेडी। EBIT हमको कितना दिया था, सबको 25,000 दिया था, तो वो हम लोग लिख देते पहले 25,000, 25,000, 25,000। ठीक है। इंटरेस्ट का रेट हमको कितना दिया था, 16%, 13% और 15%। अब वेट ऑफ डेट इसमें कितना है, 0.8 का। तो कहना से 1 लाख का कैपिटल है, उसमें से 0.8 का अगर डेट है तो 80,000 का डेट है ऑरेंज के पास। उस पे वो इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है, 16% का। तो इंटू 16% करें हम लोग, 12,800 आता है वो। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेप की। 1 लाख का कैपिटल है, उसमें से डेट है कंपोनेंट 0.5 का, जिसमें से वो इंटरेस्ट पे कर रहा है 13% के रेट से, तो इंटू 13% आता है वो 6,500। ठीक है। अब बात करते हैं एप्पल का। 1 लाख का कैपिटल है, 0.2 का डेट रेशियो है, और इस पे वो पे करता है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। तो कितना आता है इंटरेस्ट, 3,000 रुपीज।
तो 25,000 माइनस 12,800, 12,200, 25,000 माइनस 6,500, 18,500, 25,000 माइनस 3,000 आता है 22,000। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब डायरेक्टली हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर है इसको 1 माइनस टैक्स रेट कर देंगे, डायरेक्टली 65% से मल्टीप्लाई करो, हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। तो 12,200 इंटू 65% करें 7,930, 18,500 इंटू 65%, 12,025 और 22,000 इंटू 65% करें, हमको आता है 14,300। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स हमको कितना दिया है? 6,100, 8,300 और 10,000 दिख रहा है, तो वो भी ले लेते हैं। 6,100, 8,300 और 10,000। तो ईपीएस कितना आएगा? 1.3, 1.45। ठीक है, और एप्पल का आएगा 1.43। इतना समझा? चलो, पी रेशियो हमको दिया है क्या? हमको क्वेश्चन में बोला कि आप पी रेशियो जो है वो 11 ले लो, तो हम लोग सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। 11 11 11 1.3, तो एमपीएस कितना मिला? 14.3। 15.95, 15.73। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि से नंबर ऑफ शेयर से, तो हमको मिलेगा क्या? मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो 14.3 इंटू 6,100, 87,230 आएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। 15.95 इंटू 8,300 हमको मिलेगा 132,385, और 15.73 इंटू 10,000 करें, हमको आता है 1,57,300। ठीक है, सभी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ढूंढ लिया, आगे पढ़ो। What factors would cause you to adjust the P ratio value used in part D so that it is more appropriate? यहाँ पे पार्ट डी नहीं आएगा, पार्ट सी आएगा। ठीक है, पूछ रहा है कि आपने पी रेशियो 11 ले लिया, ठीक है, पर आपको लगता है कि इसको किसी फैक्टर को लेके एडजस्ट करना चाहिए। हाँ, एडजस्ट करना चाहिए। यहाँ पे आप देखो, सभी कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो अलग है, यानी कि फाइनेंशियल रिस्क जो है वो हर कंपनी का अलग अलग है। तो जिस कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क जो है वो ज्यादा होता है ना, उस कंपनी में इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करने से हमेशा डर में रहता है वो। ठीक है, तो कहने से अगर वो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो उस कंपनी के जो शेयर्स है उसका मार्केट में डिमांड जो है वो कम होगा। अगर मार्केट में डिमांड कम होगा तो उसका मार्केट प्राइस जो है वो कहने से वो कम होगा। तो इसके लिए हमको इसका पीई रेशियो जो है वो सभी कंपनीज का हम लोग 11 नहीं ले सकते, हमको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा फॉर फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, इतना समझा? तो इंस्टीट्यूट देखो क्या बोलता है उसमें कि सिंस द थ्री एंटिटीज हैव डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, they would be exposed to different degree of financial risk. The PE ratio should therefore be adjusted for the financial risk factor. ठीक है, यहाँ पे एक बार आप वेरीफाई कर लो, हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना आ रहा है? 87,230, 132,385 और 157,300। तो हमारा भी उतना ही आ रहा है, देखो 87,230, 132,385 और 157,300। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करेंगे, इसमें है ना वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला एडजस्टमेंट है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन 9 करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 10 करेंगे, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक फॉर्मूला का समरी दूंगा और फिर हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। द फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू XYZ Inc. एंगेज्ड इन सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी बिजनेस। इनकम हमको दिया है कंसल्टेंसी का, ईबीआईटी दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, ईबीटी दिया है, टैक्स हमको दिया है @35% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे को नोपेट फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा? ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स, तो इसको 1 माइनस 35% करूँ, कितना आएगा वो? 180 इंटू 65%। कहना से मैंने नोपेट ढूंढ लिया 117 का। ठीक है, अभी लायबिलिटी दिया है, एसेट दिया है, बैलेंस शीट हमको दिया हुआ है, इक्विटी स्टॉक दिया है हमको, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है, लोन दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है। तो इक्विटी हमारे पास कितना है टोटल? 425 का।
डेट हमारे पास है कितना 180 का, तो टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल कितना हुआ मेरे पास 605 का। ठीक है, इन्वेस्टेड कैपिटल भी हमने ढूंढ लिया। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, डेटर है, बैंक है, कैश है। ठीक है, क्या दिया है हमको, अज्यूम कर लो WACC आपको 12% दिया हुआ है एंड शेयर ऑफ द XYZ इज करंटली कोटेड एट 50 ईच। हमको बोला है EVA कैलकुलेट करके दो और मार्केट वैल्यू एडेड ढूंढ के दो। तो EVA हम लोग सबसे पहले ढूंढ लेते हैं, क्या होगा वो, EVA इज इक्वल टू नो पैट माइनस WACC इंटू इन्वेस्टेड कैपिटल। नो पैट हमने अभी अभी फाइंड किया कितना 117 का, WACC हमको दिया हुआ है 12% और इन्वेस्टेड कैपिटल है हमारे पास 605 का, $1,000,000 का। ठीक है, तो 605 इंटू 12% M माइनस 117 M प्लस $44.4 million का हमारे पास EVA आता है। ठीक है, अब हमको ढूंढना क्या है, मार्केट वैल्यू एडेड। तो मैंने क्या बोला था कि आपके इन्वेस्टेड कैपिटल का जो मार्केट वैल्यू है माइनस आपके इन्वेस्टेड कैपिटल का जो बुक वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस है मार्केट वैल्यू एडेड। सिंपल है, तो मार्केट वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल माइनस बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल। अब मार्केट वैल्यू हमको दिया हुआ है किसका, शेयर्स का दिया हुआ है हमको 50 का। तो कहना है मेरे पास इक्विटी का तो मार्केट वैल्यू है, पर मेरे पास डेट का तो मार्केट वैल्यू है नहीं, तो जो हमको बुक वैल्यू दिया हुआ है ना वही हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो इक्विटी का कितना हैगा, $50 का एक शेयर है और मेरे पास टोटल शेयर है 10 मिलियन। ठीक है, प्लस डेट का हम लोग क्या लेंगे, मार्केट वैल्यू जो बुक वैल्यू है वही 180 का ले लेंगे। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है हमारे पास 100 प्लस 325 और डेट है हमारे पास 180 का। ठीक है, कैलकुलेट करो देखो क्या आता है। 75 मिलियन डॉलर का मार्केट वैल्यू ऐड हुआ है। ठीक है, कितना 75 मिलियन डॉलर। खत्म, सिंपल है एकदम। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ मेसेज DY लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। क्या क्या दिया है हमको, सेल्स दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है 620 लैक्स का, 8% डिबेंचर्स दिया है हमको 250 लैक्स का। तो इंटरेस्ट कितना भर रहा हूं मैं, 250 लैक्स इंटू 8% कितना आता है वो 20 लैक्स का। तो ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है 620 लाख रुपीज का, इसमें से मैं पहले तो 20 लाख रुपीज जो है वो माइनस कर देता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में करूं तो मुझे क्या मिलता है, EBIT मिलता है। कितना आता है EBIT, 1000 माइनस 600 करे कितना आता है, 400 लाख रुपीज का आता है। अब इसमें से मेरे को नोपैट फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा, EBIT इंटू 1 - टैक्स। सर टैक्स रेट हमारे पास है देखो यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% का। तो EBIT इंटू 1 - टैक्स करूँ कितना आता है वो, नोपैट हमारे पास आएगा कितना 280 लाख रुपीज का। तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, नोपैट हमारे पास है 280 लाख रुपीज। ठीक है, अभी इक्विटी शेयर कैपिटल हमको दिया है 250 लाख रुपीस का, रिजर्व्स एंड सरप्लस हमको दिया है 250 लाख रुपीस का, मार्केट वैल्यू ऑफ DY लिमिटेड हमको दिया हुआ है 900 लाख का। तो देखो इक्विटी है हमारे पास 250 प्लस 250, करेक्ट, 500 लाख रुपीस का है। डेट है हमारे पास कितना 250 लाख का, तो टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है 750 लैक्स, करेक्ट। अभी टैक्स रेट हमने देख लिया 30% है, रिस्क फ्री रेट हमको दिया हुआ है 7%, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया है 12%, इक्विटी बीटा हमको दिया हुआ है 1.4। तो इससे मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर लूंगा सबसे पहले, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा टाइम्स द मार्केट रिस्क प्रीमियम, कितना आता है ये 14% आता है। और हमको WACC चाहिए तो कॉस्ट ऑफ डेट भी हम लोग निकाल लेंगे। इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है हमको 8% का दिया हुआ है, तो 8% इंटू 1 - टैक्स रेट करे कितना आता है वो 5.6%। ठीक है, पूछा क्या है हमको,
कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करके दो और मार्केट वैल्यू एडेड कैलकुलेट करके दो। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू नो पैट माइनस WACC इंटू इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है, नो पैट हमने निकाला कितना, 280 लाख रुपीस का। WACC हमको ढूंढना है, इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है हमारे पास, 750 लाख रुपीस का। अभी हम लोग WACC फाइंड कर लेते हैं। WACC इज इक्वल टू वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। वेट ऑफ इक्विटी है हमारे पास 500 डिवाइड बाई 750। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने निकाला 14% का। वेट ऑफ डेट है 250 बाई 750 और कॉस्ट ऑफ डेट है 5.6% का। ठीक है, WACC कितना आता है देखो, 11.2% आता है। कितना, 11.20%। तो इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं और EV हमको मिल जाएगा। कितना आएगा वो, 196 लैक्स आता है। कितना, 196 लाख। दूसरा क्या पूछा है, मार्केट वैल्यू एडेड। तो ये तो सिंपल था ना कि इन्वेस्टेड कैपिटल का बुक वैल्यू है, क्या है वो, 750 लाख रुपीस। और मार्केट में वैल्यू कितना है इन्वेस्टेड कैपिटल का, DY लिमिटेड का 900 लाख। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 150 लाख। वही है मार्केट वैल्यू एडेड। 900 लाख माइनस 750 लाख रुपीस, ये आता है 150 लाख रुपीस। ये है हमारा मार्केट वैल्यू एडेड। ठीक है, खत्म। अभी बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे इलस्ट्रेशन में। ठीक है, स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन का पार्ट है। इसमें ना इंस्टीट्यूट ने एक एक चीज मेरे को लग रहा है कि कुछ गलत किया, पर ठीक है, उसका भी जस्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट के पास कुछ ना कुछ तो होगा ही। पर ठीक है, हम लोग देखेंगे वो। ठीक है, चलो चलो। कंप्यूट EVA ऑफ ए लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया है हमको, बैलेंस शीट दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया है, उसमें से मैंने निकाला डायरेक्ट कॉस्ट, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट, मुझे मिला EBIT। ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट मैंने माइनस किया, मुझे मिला EBT, उसमें से मैंने टैक्स निकाला, मुझे मिला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। PPE हमको दिया हुआ है, करंट एसेट हमको दिया हुआ है, इक्विटी हमको दिया हुआ है, रिजर्व्स हमको दिया हुआ है, नॉन करंट बोरोइंग्स है, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन हमको दिया हुआ है। तो इतने से पहले हमको क्या मिलता है, इन्वेस्टेड कैपिटल हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। इन्वेस्टेड कैपिटल, इक्विटी हमको दिया हुआ है 700 का, प्लस रिजर्व्स है हमारे पास 100 का, तो 800 का टोटल इक्विटी है। डेट हमारे पास है 100 का, तो अब तक हमारे पास टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल आया कितना, 900 का। ठीक है, अभी प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हमको दिया हुआ है 12% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है हमारे पास 8.45% का। तो सबसे पहले मैं कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड कर लेता हूँ। 12% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट करूँ, कितना आता है ये, 8.4%। ठीक, अभी बैड डेट प्रोविजन ऑफ 20 लाख इज इंक्लूडेड इन SGA एंड रिड्यूस फ्रॉम रिसीवेबल्स इन द करंट एसेट। वापस पढ़ो, ये क्या बोल रहा है कि मैंने ना एक बैड डेट का प्रोविजन क्रिएट करके रखा हुआ है। अब प्रोविजन को मैंने रिड्यूस किस में से किया होगा, ट्रेड रिसीवेबल में से। ट्रेड रिसीवेबल दिखता कहाँ पे है, करंट एसेट में। उस ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन को मैंने माइनस किया हुआ है और उसको मैंने एज एन एक्सपेंडिचर बताया हुआ है, जो कि इंक्लूडेड है किस में, सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस में। ये 200 लाख में वो 20 लाख रुपीस का एक्सपेंस जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, अब आप पहले तो एक बात समझो कि ये जो बैड डेट का प्रोविजन है ना, ये कोई एक्चुअल एक्सपेंडिचर थोड़ी है, ये तो बस एक एस्टिमेट है मेरा, वो भी रफ एस्टिमेट है, कोई फैक्चुअल एस्टिमेट नहीं है ये। तो कहने से इसकी वजह से मेरा इन्वेस्टेड कैपिटल और प्रॉफिट दोनों ही जो है वो अंडरस्टेटेड है। तो पहले तो मैं उसको जो करेक्ट फिगर है उस पर लेके आऊंगा। तो कैसे लाऊंगा, मैं दोनों में ही मैं एड बैक कर दूंगा 20 लाख रुपीस, किस में, इन्वेस्टेड कैपिटल में और प्रॉफिट में भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। करेक्ट, तो देखो मैं कैसे करता हूँ। इक्विटी में मैं ऐड कर दूंगा, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया 20 लाख रुपीस से, तो इक्विटी बढ़ेगा 20 से, तो अभी मेरा इक्विटी आएगा 820 का। डेट है हमारे पास 100 का और टोटल कैपिटल हो जाएगा हमारे पास 920 का। ठीक है, अभी जब हम लोग नोपैट फाइंड करते हैं तो हम लोग उसको कैसे फाइंड करते हैं, EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स। ठीक है,
सबसे पहले आपको ईबीआईटी का जो भी फिगर दिया हुआ है ना, ये लिखो। मेरे को पता है इसमें 20 ऐड बैक करना है, पर यहाँ पे हम लोग ऐड नहीं करेंगे, मिस्टेक हो जाएगा। क्या होगा मिस्टेक वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले हम लोग 410 जो दिया है वो हम लोग लिख देते, 1 - 30% यहाँ पे लिख देते। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अगर मैं 20 लाख को यहाँ पे ही एड बैक कर देता तो कहना से वो 1 - 30 से मल्टीप्लाई हो जाता, तो इसका मतलब वो सिर्फ 70% ही एड बैक होता, तो बाकी का 30% भी एड बैक करना पड़ता मेरे को अलग से। तो इससे तो अच्छा है कि मैं इसको ईबीआईटी में इंक्लूड ना करूं और डायरेक्टली अलग से इसको ऐड कर देता हूं नोपेट में एज अ नॉन कैश चार्जेस। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है ना ये, तो मैं इंक्लूड कर देता हूं 20। ठीक है, ये हमारा आया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना आता है वो? 307 का आता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अभी हमको डब्ल्यू फाइंड करना पड़ेगा। इन्वेस्टेड कैपिटल तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। देखो अभी डब्ल्यू क्या आएगा, वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने ना यहाँ पे वेट जब लिया है ना डब्ल्यू कैलकुलेट करने में, तो उसने वेट जो लिया है ना वो ये वाला लिया हुआ है, ये वाला नहीं लिया हुआ है। अब पता नहीं क्यों, पर मेरे को तो ये गलत लग रहा है, पर इंस्टीट्यूट ने किया है तो हमको मानना पड़ेगा। हम लोग यही वेट लेके आगे बढ़ेंगे। मे भी इंस्टीट्यूट का रीजनिंग ये होगा कि चलो इन्वेस्टेड कैपिटल जो है वो अंडरस्टेटेड है, तो उसको तो हम लोग ठीक कर लेते हैं, पर डब्ल्यू जो है उसको हम लोग एक्चुअल जो भी बुक वैल्यू है ना उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये शायद रीजनिंग हो सकता है इंस्टीट्यूट का, वरना तो और कोई मतलब लॉजिक नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग भी वही ले लेते कि 800 डिवाइड बाई 900 और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमको दिया है 8.45% का। वेट ऑफ डेट है हमारे पास 100 डिवाइड बाई 900 और कॉस्ट ऑफ डेट है 8.4% का। ठीक है, डब्ल्यू निकालो। वापस मैं एक बार बोलता हूँ, यहाँ पे हमको है ना 820/920 यूज करना चाहिए था, और यहाँ पे 100/920 यूज करना चाहिए था, जो कि है ये। बट इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है, तो हम जो इंस्टीट्यूट ने किया है वही करेंगे। ठीक है, हमको मार्क्स चाहिए ना, तो इंस्टीट्यूट जो करता है उसके लिए हमको वो करना पड़ेगा। 800 डिवाइड बाई 900 इंटू 8.45 एम प्लस 100 डिवाइड बाई 900 इंटू 8.4 एम प्लस 8.44 का आता है डब्ल्यू। ठीक है, एक सेकेंड ना। हाँ करेक्ट है, 8.44 ही आता है। अभी सिंपल ईवीए कैलकुलेट कर लेना है अपने को। ईवीए इज इक्वल्स टू नोपेट हमने कितना फाइंड किया 307 का, माइनस डब्ल्यू कितना है 8.44%। इन्वेस्टेड कैपिटल जो है यहाँ पे हम लोग 920 लाख का ही लेंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने भी 920 लाख लिया और 920 ही लेना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने गलत किया ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो, ईवी हमको मिल गया। 229.352 लाख रुपीस का आता है हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ठीक है, एक बार इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी आपको बता देता हूँ। 229.35 आता है, हमारा भी आ रहा है 229.35। ठीक, यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट ने भी, यहाँ पे मैं बोल रहा था ना कि डब्ल्यू में उन लोग ने वेट लिया है 800/900 और यहाँ पे 100/900 लिया है, पर इन्वेस्टेड कैपिटल उन लोग ने भी निकाला है 920 का। ठीक है, चलो तो अब एक एंड में समरी ले लेते हैं हम लोग। आ जाओ यहाँ पे फॉर्मूला का पूरा समरी एक ले लेते हैं। ठीक है, ईवीए का मतलब क्या है कि नोपेट माइनस डब्ल्यूएसीसी इंटू इन्वेस्टेड कैपिटल। तीन चीजें हमको फाइंड करनी है, पहला नोपेट, दूसरा डब्ल्यूएसीसी, तीसरा इन्वेस्टेड कैपिटल। नोपेट ढूंढने के हैं दो तरीके, पहला है ईबीआईटी इंटू 1 - टैक्स, या तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, इन्वेस्टेड कैपिटल जब हम लोग फाइंड करते हैं, तो अगर हमको मार्केट वैल्यू दिया है किसी एसेट का जो कि अनरिकॉर्डेड है, तो हम उसको इन्वेस्टेड कैपिटल में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, जब हमको नॉन कैश चार्जेस दिया होता है तो हम लोग उसको ऐड कर देते हैं डायरेक्टली नोपेट में, और इन्वेस्टेड कैपिटल में भी हम लोग ऐड कर देते हैं। पर डब्ल्यूएसीसी में जो पुराना वेट है इन्वेस्टेड कैपिटल का, हम लोग वो का वो ही लेंगे। ठीक है, मार्केट वैल्यू एडेड क्या होता है कि आपके इन्वेस्टेड कैपिटल का मार्केट वैल्यू क्या है और बुक वैल्यू क्या है, उन दोनों का डिफरेंस है मार्केट वैल्यू एडेड। ठीक है, समझा?
हम लोग ने सब कुछ कवर किया, इसमें कॉन्सेप्ट कवर किया, डेरिवेशन कवर किया, और सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन है ना इंस्टीट्यूट के सब कवर कर लिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो देख के मजा आया हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। आप सभी को मेरा हरे कृष्णा।